हेलो एवरीवन। वेलकम टू टीएनटी एजुकेशन। आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के कुछ और टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस ले रहे हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चंस लेने का फ़ायदा ये होता है कि हम इसमें थ्योरेटिकल पार्ट्स को भी कवर कर लेते हैं, साथ के साथ जो हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व हो जाते हैं। इससे पहले मैंने कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें बहुत सारे थ्योरी टॉपिक्स, जो जितने भी कंसेप्चुअल, एल्गोरिथम या न्यूमेरिकल टाइप के पार्ट्स सारे डिस्कस किए गए हैं। साथ के साथ उसमें 4 ऐसे वीडियो भी अपलोड किए गए हैं जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो आप उनको देख लीजिएगा, वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर होंगे। और इसी के रिगार्ड में एक और वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। इसमें जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स होंगे मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, साथ के साथ जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर डायरेक्टली आपको बताता जाऊँगा, ताकि आपका थ्योरी पार्ट भी कवर होता जाए, साथ के साथ अगर एमसीक्यू बेस्ड पार्ट पे आप काम कर रहे हो तो वो भी आपका कवर होता जाए। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डीडीए स्टैंड्स फॉर, तो डीडीए स्टैंड्स फॉर डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। ये एक लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है जिसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। डिसएडवांटेज ऑफ डीडीए इज, तो डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम का डिसएडवांटेज क्या है? तो इसका डिसएडवांटेज था राउंड ऑफ एरर। ठीक है, तो देखो जब डिजिटल डीडी एल्गोरिथम में हम पॉइंट्स, डीडी देखो कोई भी लाइन ड्रॉ कैसे होती है, एक पॉइंट हमें x1 y1 दिया जाता है और एक पॉइंट हमें एंड पॉइंट दिया जाता है x2 y2। तो हमें क्या करना होता है, लाइन के इन दोनों के बीच में एक वेक्टर डायरेक्शन में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे उनकी वैल्यू में कैलकुलेट करनी होती है, और उनको हम ड्रॉ कर देते हैं, तो एग्जैक्टली वो जो लाइन है वो ड्रॉ हो जाती है। तो ये बीच के पॉइंट्स ही हमें कैलकुलेट करने होते हैं। तो एल्गोरिथम ये बताती है कि भाई x1 y1 के बाद अगला पॉइंट कौन सा ड्रॉ होना है, ये वाला होना है। तो इसकी वैल्यू क्यों किस रिगार्ड में निकलेगी, xy के रिगार्ड में निकलेगी। तो डीडी एल्गोरिथम में ये होता था कि जो अगला पॉइंट निकालते थे तो इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू आती हैं, कहीं ना कहीं फ्रैक्शनल वैल्यू आती हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यू को राउंड ऑफ जब करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो यही इसका प्रॉब्लम था, क्या था, राउंड ऑफ एरर। जब राउंड ऑफ करते हैं उसको, क्योंकि देखो पॉइंट को, जो पिक्सल होता है, जैसे ये पिक्सल है, तो इस पिक्सल को हम हाफ तो ड्रॉ कर नहीं सकते, या तो पिक्सल कंप्लीटली ड्रॉ होगा या बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए अगर 1 पॉइंट, मान लो पिक्सल आ रहा है, वैल्यू आ रही 1.6, तो 1.6 को हम ड्रॉ नहीं कर सकते, या तो हम 1 को ड्रॉ करेंगे या फिर हम 2 को ड्रॉ करेंगे। तो हम इसको राउंड ऑफ करते थे। तो राउंड ऑफ वाला ही इसमें प्रॉब्लम रहता है, किसमें, डीडी एल्गोरिथम में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर सही हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ब्रेजनहेम सर्किल ड्राइंग एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। तो ब्रेजनहेम ने एक, देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड ब्रेजनहेम, जिन्होंने सर्किल ड्राइंग एल्गोरिथम दिया, साथ के साथ लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम भी दिया। तो यहाँ पर सर्किल ड्राइंग एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि सर्किल पर एक पॉइंट है XY जो कि दिया गया है। तो अगर XY पॉइंट दिया गया है, करंट पोजीशन XY पर है, तो जो नेक्स्ट पोजीशन होगी Y वैल्यू होगी। तो Y वैल्यू क्या हो सकता है, Y के लिए क्या प्रिडिक्शंस हो सकते हैं? तो क्या Y रहेगा, Y+1 होगा, या Y केवल अलोन रहेगा, या Y+1 Y-1 रहेगा, या Y-1 रहेगा? तो देखो मैं इसका कंसेप्ट आपको बताता हूँ थोड़ा सा। देखो जब भी कोई सर्किल ड्रॉ होता है तो कैसे होता है, तो देखो ये हमारा प्लेन है, यहाँ पर ये ओरिजिन है, ठीक है, और ये एक्सेस है, ये Y एक्सेस है, ठीक है। और इसको क्या करते हैं कि ये हम 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इस तरह से इस पूरे रीजन को हम 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख रहे हो सर्किल की शेप बन रही है, इस तरह से करके ये सर्किल बनता है। तो होता क्या है कि हम एक रीजन, इन 8 रीजन में से एक रीजन को तो एल्गोरिथम की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं कि सर्किल की बाउंड्री पर ये हमारा सेंटर रहेगा बाय डिफॉल्ट, और सर्किल की बाउंड्री पर कौन कौन से पिक्सल्स ड्रॉ होने हैं उनको आइडेंटिफाई करके हमें ऑन करना होता है। तो हम एक पोर्शन, ये वाला पोर्शन तो हम निकालते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम, और बाकी के ये सारे पोर्शन होते हैं सिमेट्री से कैलकुलेट होते हैं। तो सिमेट्री क्या होती है वो मैं भी आपको बता दूंगा। तो एक पोर्शन तो हम निकालते हैं एल्गोरिथम से, बाकी सारे पोर्शन हम सिमेट्री से निकालते हैं, और आप देखते हो सर्किल की शेप बन जाती है इस तरह से, ठीक है। तो जब सर्किल, तो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा एल्गोरिथम वो शुरू कहाँ से होता है, या तो एक्स एक्सेस से शुरू होगा या वाई एक्सेस से शुरू होगा। आपको जब सर्किल ड्रॉ करना होता है तो आपको एक चीज़ दी जाती है, वो होती है रेडियस, और एक दिया था सेंटर। तो सेंटर को आप भूल जाइए, आपको केवल एक चीज़ दी गई जिसका नाम है रेडियस। जब मान लीजिए आपको 8 पिक्सल का एक रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करना है, तो आर की वैल्यू आपको 8 दी गई है, तो यहां से आपको शुरू करना है। तो आपको पहला पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पर एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम नॉर्मली पहला पॉइंट यहां पर एज्यूम करते हैं। तो जब पहला पॉइंट यहां पर एज्यूम करेंगे तो ये x और y की वैल्यू क्या होगी, आप सोच सकते हैं। देखो इस एक्सिस पर x की वैल्यू क्या है, 0, और इस एक्सिस पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारा रेडियस होगा, क्योंकि सर्किल इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, r। तो हमारा पहला पॉइंट जो क्या हो जाएगा, 0,r। अब 0,r के बाद अगला पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पर कौन होगा, वो हम विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम कैलकुलेट करते हैं,
ठीक है ना। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई एक पॉइंट आपको दिया गया है, ठीक है, ये पॉइंट आपको दिया गया है एक्स वाई। अब आपको जो अगला पॉइंट, इसमें जो y की वैल्यू होगी, अगला पॉइंट जो आएगा, जैसे ये वाला पॉइंट कैलकुलेट हमें करना है, तो देखो इसमें x की वैल्यू तो हो जाएगी x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, मतलब कि जो x की पुरानी वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो पुरानी वैल्यू क्या है 0, 0 में 1 ऐड हो जाएगा तो x की वैल्यू तो ये आ गई। अब इसमें ये कह रहा है कि y की वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखो y की वैल्यू केवल दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो y एज इट इज रहेगा या y में एक माइनस होगा। अब माइनस क्यों होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप यहां पर देखिए ध्यान से, ये जब पॉइंट यहां पर पहला है, जब सर्किल की बाउंड्री बनेगी तो देखो ये कर्व नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब कर्व नीचे की तरफ आएगा तो ऑब्वियसली y की वैल्यू नीचे जब आएंगे तो ये घटेगी। तो एल्गोरिथम डिसाइड करेगी कि y की वैल्यू कब y ही रहेगी और कब y माइनस वन होगी। तो आप जब एल्गोरिथम अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा कि अगर आपको एक पॉइंट दिया गया है एक्स वाई, तो आपको अगली वाली जो पॉइंट होगा उसमें y की वैल्यू क्या हो सकती है, तो डी ऑप्शन ठीक होगा, या तो y ही रहेगा या y में एक माइनस होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ब्रेजनेम्स एल्गोरिथम सीक्स टू सेलेक्ट द ऑप्टिमम रास्टर लोकेशंस दैट रिप्रेजेंट ए। तो देखो रास्टर लोकेशन की बात कर रहे हैं, ब्रेजनेम एल्गोरिथम ये स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, या तो ब्रेजनेम एक लाइन को ड्रॉ करता है या सर्किल को ड्रॉ करता है, तो कर्व को ड्रॉ नहीं करता है, तो यहां पर स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। ब्रेजनेम एल्गोरिथम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जल्दी से। डीडी एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, तो द डीडी एल्गोरिथम इज अ फास्टर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग पिक्सल पोजिशंस देन डायरेक्ट यूज ऑफ लाइन इक्वेशन यूजिंग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो लाइन की एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, जहां पर m क्या है स्लोप और c क्या है इंटरसेप्ट, इससे भी हम लाइन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि डीडी एल्गोरिथम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन से ज्यादा अच्छा है। क्यों है, क्योंकि इसमें इट एलिमिनेट्स, कौन एलिमिनेट करता है, डीडीए। डीडी एल्गोरिथम एलिमिनेट्स फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन, जो हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में था, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन होता था, उसको एलिमिनेट करता है, समहाउ रिड्यूस करता है, कौन, डीडी एल्गोरिथम। तो इसलिए ये जो डीडीए है वो क्या है, फास्टर है, किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। सो डीडी एल्गोरिथम एलिमिनेट्स फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन, दैट्स वाई इट इज लिटिल बिट फास्टर देन द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो 5 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन सर्किल ड्राइंग एल्गोरिथम वी यूज, तो सर्किल ड्राइंग एल्गोरिथम में 8 वे सिमेट्री यूज करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। अब देखो 8 वे सिमेट्री क्या होती है, 8 वे सिमेट्री ये होती है कि मान लो आपको सर्किल की बाउंड्री पर एक पॉइंट कैलकुलेट किया, आपने क्या किया, एक्स वाई, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अब दूसरा हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ एक्स और वाई के साइन चेंज करके नई वैल्यू बनाएंगे। जैसे अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई, तो हमने कैलकुलेट नहीं किया एक्स वाई को, हमने केवल एक्स की वैल्यू को निगेट कर दिया। अगला पॉइंट हो जाएगा एक्स माइनस वाई, अगला पॉइंट हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई और एक्स को इंटरचेंज कर देंगे, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स, और फिर से वही माइनस एक्स माइनस वाई एक्स, वाई माइनस एक्स और माइनस वाई माइनस एक्स। तो आप देख रहे हैं इस तरह से 8 पॉइंट ये बन गए। तो एक पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पर कैलकुलेट होता है, 8 वे सिमेट्री को यूज करके दूसरे 7 पॉइंट हम और कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह से एक पॉइंट कैलकुलेट होते ही हमारे सर्किल की बाउंड्री पर 8 पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। और सिमेट्री इस तरह से बनती है, जैसे मान लीजिए सर्किल की बाउंड्री पर आपने पहला पॉइंट यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो अगला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ये सिमेट्री से आ जाएंगे। फिर अगला पॉइंट आपने ये वाला कैलकुलेट किया, तो अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा सिमेट्री से, सिमेट्री से यहाँ पर, सिमेट्री से यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। आप देख रहे हैं इस तरह सर्किल की शेप आ रही है, इस तरह से हमारा सर्किल ड्रॉ होता है। तो ये 8 वे सिमेट्री हो जाएगा। सर्किल में कौन सा होता है, 8 वे सिमेट्री यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्लिपिंग एल्गोरिथम्स आर, तो क्लिपिंग एल्गोरिथम क्या है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल, दोनों है। सर्किल एल्गोरिथम जो क्लिपिंग एल्गोरिथम है 2D में भी काम कर, 2D के लिए भी काम करती है और 3D के लिए भी काम करती है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। ब्रेजनेम्स लाइन ड्राइंग इज सुपीरियर देन डीडीए। ब्रेजनेम लाइन ड्राइंग जो है डीडीए से अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, वही वाला प्रॉब्लम है, राउंड ऑफ वाला, अर्थमेटिक वाला। तो इट डज नॉट रिक्वायर फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक, पहला ऑप्शन ठीक है। नो राउंड अप इज रिक्वायर्ड, यहां पर कोई राउंड ऑफ की जरूरत नहीं पड़ती है, दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। तो दोनों कौन से हैं, सी, बोथ ए एंड बी। भाई ब्रेजनेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में ना तो फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक की जरूरत पड़ती है और ना ही राउंड ऑफ की जरूरत पड़ती है, तो ऑप्शन सी यहां पर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन 2D ग्राफिक्स इफ S1 एंड S2 आर 2 स्केलिंग मैट्रिक्स।
अब देखो टू डायमेंशनल ग्राफिक्स की बात करें, उसमें स्केलिंग की बात करें, तो स्केलिंग मैट्रिक्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को रिड्यूस करता है, या तो साइज को बढ़ाता है या घटाता है। तो उसके लिए मैट्रिक्स यूज होते हैं, एक दो मैट्रिक्स हमने लिए, एक S1 और एक S2, दो हमारे स्केलिंग मैट्रिक्स हैं जो अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग तरीके से रिड्यूस या एनलार्ज कर रहे हैं। और दो मैट्रिक्स हमें दिए गए T1 T2। T1 T2 क्या है, ट्रांसलेशन, ये पोजीशन चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल आपको दिया गया है, तो इस पर आपने S1 एक मैट्रिक्स लगाया, स्केलिंग मैट्रिक्स, तो ये साइज या तो बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, इस तरह से करके, इसको बोलते हैं स्केलिंग। और ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना। जैसे मान लीजिए प्लेन दे रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसको खिसका दो इधर, ड्रैग करके इधर ले जाओ, तो इसमें साइज चेंज नहीं होता, इसमें पोजीशन चेंज होती है, किसमें, ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई S1 S2 दो स्केलिंग मैट्रिक्स दिए गए हैं, T1 T2 दो ट्रांजिशन या ट्रांसलेशन मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो इनमें कौन सा स्टेटमेंट ठीक होगा, कि मतलब कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, मतलब कि S1 इंटू S2 करें और फिर हम S2 इंटू S1 करें, मतलब कि मैट्रिक्स होते हैं ना, तो हम मैट्रिक्स की पोजीशन अगर चेंज करें कि S1 मैट्रिक्स को पहले रखें, उसके बाद S2 को बाद में रखें, दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, तो क्या आंसर वही आएगा कि S2 को पहले रख लें और S1 को बाद में रख लें। तो ये वाला पहला ऑप्शन ठीक है, S1 S2 मतलब स्केलिंग मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर का कोई मैटर नहीं है, इसमें कोई भी सिग्निफिकेंस इसका नहीं है, चाहे आप S1 को पहले रखो चाहे S2 को पहले रखो, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट दोनों में सेम आएगा। लेकिन T1 ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में ये मैटर करता है, इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो S1 S2 के लिए काम करेगा, तो S1 इंटू S2 इक्वल टू S2 इंटू S1, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, स्केलिंग के लिए ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि स्केलिंग का जो हमारा मैट्रिक्स होता है, आप अगर आपने पढ़ा होगा तो देखो आप यहाँ समझ जाओगे, तो SX यहाँ पर होता है 0 0 0 SY 0 0 0 1, तो देखो ये डायगनली काम करता है। और आपको पता है कि डायगनली में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसके वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आता है। दैट्स वाई S1 S2 करो, फिर उसके बाद S2 S1 करो, आउटपुट एक ही आने वाला है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, इस ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखो एक लाइन को ड्रॉ करने के तीन तरीके होते हैं। एक तरीका होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, एक होता है जनरल फॉर्म ऑफ लाइन इक्वेशन, और एक होता है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन इक्वेशन। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये कहती है कि भैया लाइन का पहला पॉइंट आपको दिया गया है, लास्ट पॉइंट आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया x1 y1, ये आपको दिया गया x2 y2, तो इसके अगला पॉइंट आपको निकालना है, फिर अगला पॉइंट निकालना है, फिर अगला पॉइंट निकालना है, फिर अगला पॉइंट निकालना है, तो वो इक्वेशन से निकलता है। तो अगला पॉइंट में आपको निकालना x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, तो x और y की वैल्यू आपको निकालनी, दोनों वैल्यू निकल जाएगी तो अगला पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू होती है भैया x1 प्लस x2 माइनस x1 इंटू यू, जिसमें u क्या होता है, u पैरामीटर होता है, u की वैल्यू होती है जो 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है ना। ऐसी y की वैल्यू कैलकुलेट होती है y1 प्लस y2 माइनस y1, मतलब कि x1 में आप क्या जोड़ो, x2 और x1 का डिफरेंस, और उसमें u से मल्टीप्लाई कर दो। y1 में आप क्या जोड़ो, y2 y1 का डिफरेंस, और उसमें u का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो देखो इसमें मैच कर लो कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है आपको। तो देखो इसमें ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है, दूसरा वाला है ना। pt जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, p0, मतलब इनिशियल पॉइंट में हम क्या ऐड करेंगे, p1 माइनस p0 और इंटू टी क्या है, इसमें पैरामीटर की वैल्यू है, ठीक है ना। देखो आप दे भी रखा है, टी की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। तो अगर आपने पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन पढ़ी होगी तो आपको आपकी ये समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ रिवाइज के लिए है जल्दी से। अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने थ्योरी लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्ले लिस्ट में, राइट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 द स्लोप ऑफ बेजियर कर्व। अब देखो बेजियर कर्व की बात आ गई, ये एक कर्व जनरेशन मेथड है। बेजियर कर्व एट द स्टार्टिंग ऑफ द कर्व इज कंट्रोल बाय, जब कर्व बनना शुरू होता है बेजियर कर्व में, तो शुरू में कितने कंट्रोल पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो ध्यान रखना तीन कंट्रोल पॉइंट से मिलकर कर्व कंट्रोल होता है। कैसे, आप खुद देख लीजिए, एक कंट्रोल पॉइंट ये है, एक कंट्रोल पॉइंट ये है, और एक कंट्रोल पॉइंट ये है। तो कर्व जो है यहां से बनना शुरू होगा और इस वाले पॉइंट तक जाएगा और यहां से कर्व होकर यहां पहुंच जाएगा। तो कंट्रोल पॉइंट जो है वो कर्व के शेप को कंट्रोल करते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको 3 पॉइंट चाहिए, तभी आपका कर्व जनरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जेड बफर एल्गोरिथम इज यूज फॉर। तो देखो जेड बफर एल्गोरिथम जो होती है, हिडन लाइन रिमूवल होती है, ये बैक फेस रिमूवल बोल लो या हिडन लाइन रिमूवल बोल लो, ठीक है।
या विजिबल सरफेस डिटेक्शन वाला भी इसमें पार्ट आता है। तो जो हिडन लाइन होती हैं, जो लाइन छुपी हुई होती हैं, जैसे मान लीजिए शेप बन रही है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं लाइन होंगी, कभी कभी ऐसा होता है वो ड्रॉ हो जाती हैं, लेकिन होनी नहीं चाहिए क्योंकि वो बैक फेस है पीछे। तो बैक फेस या हिडन लाइन को आइडेंटिफाई करके रिमूव करने वाले मेथड का नाम ही जेड बफर मेथड है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13, सुदरलैंड हॉजमैन। तो सुदरलैंड हॉजमैन एल्गोरिथम एक पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम है। पॉलीगन क्या होता है? जो कम से कम 3 और फिर उसके बाद मैक्सिमम कितने भी पॉइंट का एक क्लोज ग्राफ, एक क्लोज फिगर, उसी को हम पॉलीगन बोलते हैं, जैसे ट्राइंगल। ठीक है, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को क्लोज कर दिया तो एक पॉलीगन बन गया। तो पॉलीगन क्लिपिंग के लिए कौन सी एल्गोरिथम यूज होती है? सुदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम। किसके लिए यूज होती है? पॉलीगन क्लिपिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। इन ब्रेजनेम सर्किल जनरेशन एल्गोरिथम, ब्रेजनेम सर्किल जनरेशन फिर से आ गया है, जिसमें बोला गया है कि एक्स और वाई एक पॉइंट दिया गया है। द एक्स वैल्यू ऑफ नेक्स्ट पिक्सल पोजिशन इज इफ द फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्किल इज 0, तो देखो मैंने बताया था कि अगर पहला पॉइंट 0, है, यहाँ पर दे रखा है, तो इसमें x की वैल्यू अगली क्या होगी? तो ऑब्वियसली x विल बी x+1। तो x में हर बार एक का इंक्रीमेंट होगा, तो ये सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, x में हर बार एक का इंक्रीमेंट होगा, x इज x+1, और y में कभी वो y रहेगा और कभी y-1 होगा। वो डिपेंड करेगा एल्गोरिथम के स्टेप्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ब्रेजनेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम इज टू सेलेक्ट ऑप्टिमम रास्टर लोकेशन। पहला ऑप्शन ही ठीक है। जो ब्रेजनेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि भैया सबसे ऑप्टिमम रास्टर लोकेशन को, मतलब सबसे ऑप्टिमम पिक्सल को हमें चूज करना है ताकि एक बढ़िया लाइन ड्रॉ हो, बिना डिस्टॉर्टेड वाली, बिना लेडर इफेक्ट वाली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन कंप्यूटर ग्राफिक्स पिक्चर्स और ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड एज ए कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्चर एलिमेंट्स कॉल्ड। तो इसको पिक्सल्स बोलते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं और कैसे बनते हैं? वो पिक्सल से बनते हैं। कोई भी पिक्चर, कोई भी स्क्रीन कैसे बनती है? पिक्सल से मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इन ग्राफिक सिस्टम द एरे ऑफ पिक्सल्स इन द पिक्चर आर स्टोर्ड इन। तो देखो कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो भी हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है वो सारे पिक्सल्स होते हैं, लेकिन वो पिक्सल्स क्यों दिख रहे हैं हमें? जस्ट बिकॉज ऑफ दी मेमोरी एलिमेंट, क्योंकि मेमोरी में कहीं ना कहीं उसके पिक्सल्स की डिटेल्स स्टोर होती है। तो कहां पर होती है स्टोर्ड? फ्रेम बफर में। ठीक है ना, कहां पर होती हैं? फ्रेम बफर में। तो फ्रेम बफर एक मेमोरी एलिमेंट है जो हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में होता है, जहां पर आपके मॉनिटर पर जितने भी पिक्सल्स हैं उनकी कलर वैल्यू, उनकी इंटेंसिटी वैल्यू और उनके एड्रेस XY के फॉर्म में फ्रेम बफर में स्टोर्ड होते हैं। तो फ्रेम बफर आपके पिक्चर का, आपके मॉनिटर का, आपकी स्क्रीन का इंटरनल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो 17 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी डिस्प्लेड विदाउट ओवरलैप ऑन ए CRT। तो ये रिजोल्यूशन की डेफिनेशन है। रिजोल्यूशन क्या होता है कि आपके CRT पर, आपके मॉनिटर पर, आपकी स्क्रीन पर मैक्सिमम कितने पिक्सल डिस्प्ले हो सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी ओवरलैप के। इसी को क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन बोलते हैं। इन LCD द रिफ्रेश रेट ऑफ स्क्रीन इज, तो नॉर्मली इसको 60 फ्रेम्स पर सेकेंड बोलते हैं। फ्रेम का मतलब होता है एक स्क्रीन, मतलब कि एक सेकंड में 60 स्क्रीन रिफ्रेश करने की क्षमता होती है LCD में। तो 60 फ्रेम्स पर सेकंड ये इसका रिफ्रेश रेट है। आगे बढ़ते हैं 20। द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस इन ग्राफिक्स इज वीडियो मॉनिटर। तो आसान क्वेश्चन है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? तो आस्पेक्ट रेशियो होता है एक पिक्सल को एक्सेस करने में लगने वाले टाइम को ही आस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। नहीं, आस्पेक्ट रेशियो नहीं है, मैं गलत बता रहा हूं आपको। आस्पेक्ट रेशियो होता है कि नंबर ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेन है, तो ये देखो प्लेन किससे बना होता है? लाइन से बना होता है। तो आस्पेक्ट रेशियो ये कहता है कि भैया वर्टिकली कितनी लाइन, जैसे 1 2 3, और हॉरिजॉन्टली कितनी लाइन, मान लो 1 2 3 4 यहां तक की और यहां तक की। वर्टिकली कितनी लाइन और हॉरिजॉन्टली कितनी लाइन जो इक्वल लेंथ प्रोड्यूस करती हैं। तो जैसे मान लो यहां पर इतनी दूरी में 3 लाइन आ रही हैं और इतनी दूरी में 4 लाइन आ रही हैं, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? आस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। आस्पेक्ट रेशियो से हमारी स्क्रीन का रिजोल्यूशन, स्क्रीन हमारी डिस्टॉर्टेड ना हो, इस चीज को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेस इन विच इमेज इज डिस्प्लेड। देखो
दो स्पेस होते हैं, एक होता है स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक होता है वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जहां पर हमारी इमेज डिस्प्ले हो रही है उसको हम बोलते हैं स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसी को हम बोलते हैं व्यू पोर्ट, VIEWPORT, इसी को हम बोलते हैं व्यू पोर्ट। और एक होता है हमारा वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां से हम पिक्चर को लेते हैं, कैप्चर करते हैं। तो जहां हमने कैप्चर किया, जैसे कैमरे से हमने विंडो सेलेक्ट करके फोटो क्लिक किया, तो वो हमारा विंडो कोऑर्डिनेट हो गया। और जहां पर हमने इसको मॉनिटर पे डिस्प्ले किया, जहां उसको देखा, उसको बोलते हैं स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कहां पर डिस्प्ले कर रहे हैं? स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्प्ले कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वी ट्रांसलेट ए 2 डायमेंशनल पॉइंट बाय एडिंग ट्रांसलेट डिस्टेंस, ट्रांसलेशन डिफरेंस एक्स वाई और ओनली ए। तो भैया ये वाला हो जाएगा ट्रांसलेशन डिस्टेंस वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ओनली ए वाला मतलब। तो वी ट्रांसलेटेड 2 डायमेंशनल पॉइंट बाय एडिंग ट्रांसलेशन डिस्टेंस। तो जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर रखा हुआ है, ये पॉइंट है, इसकी वैल्यू एक्स वाई, तो इसको यहां से भी ट्रांसलेट करना है, यहां लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, जो भाई जितनी दूरी तय करनी है उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो ये पॉइंट यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं जल्दी से। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द कर्व स्लोप इज लेसर देन 1, देन मैग्नीट्यूड जो है हमारे स्लोप का, कर्व जो बन रहा है उसका स्लोप का मैग्नीट्यूड जो है लेसर देन 1 है, देन तो क्या होना चाहिए? वी कैन प्लॉट हॉरिजॉन्टल स्पैन्स, वी कैन प्लॉट वर्टिकल स्पैन्स। तो देखो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर देखो मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है तो वी कैन प्लॉट वर्टिकल स्पैन्स। अगर ये मोर देन 1 होता तो हम फिर हॉरिजॉन्टल पे जाते। तो ये बात कर रहे हैं मोर देन 1 की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? मोर देन लेस देन 1 की। तो लेस देन 1 में क्या होगा? वी कैन प्लॉट वर्टिकल स्पैन्स। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25। विच वन इज द रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दैट मूव्स ऑब्जेक्ट विदाउट डिफॉर्मेशन। तो देखो ये ट्रांसलेशन बोलता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का मतलब ही क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब होता है पोजीशन को चेंज करना, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज डिस्टर्ब नहीं होता, पोजीशन चेंज होती है, ठीक है ना, मूव करती है इजीली। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 26 देखते हैं। एन इलिप्स कैन ऑल्सो बी रोटेटेड अबाउट इट सेंटर कोऑर्डिनेट्स बाय रोटेटिंग मेजर एंड माइनर एक्सेस। तो हमारे जो इलिप्स है उसके दो एक्सेस होते हैं, तो मेजर एंड माइनर एक्सेस को यूज करके भी हम इसको क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इलिप्स के लिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27। पिक्सल मास्क मीन्स। तो पिक्सल मास्क का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग कंटेनिंग 1 and 0। पिक्सल मास्क मीन्स ए स्ट्रिंग कंटेनिंग 1 and 0। 28 देखते हैं। विच डिवाइसेज प्रोवाइड पोजिशनल इंफॉर्मेशन टू द ग्राफिक सिस्टम। तो ग्राफिक सिस्टम को पोजिशन इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराता? भाई ऑब्वियसली इनपुट डिवाइस तो बताएगा। तो इनपुट डिवाइस हमारे किसको? सिस्टम को, कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम को पोजिशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। इनपुट डिवाइसेस कोई भी, जैसे कीबोर्ड, माउस या स्कैनर या और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे लाइट पेन होता है या और भी बहुत सारी चीज़ें, ट्रैक बॉल भी होता है। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि इस तरह काम करती हैं, इनपुट डिवाइस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 29 देखते हैं। द फादर ऑफ एनिमेशन इज। तो फादर ऑफ एनिमेशन का फादर किसको कहा जाता है? जे स्ट्रॉट ब्लैकटन को कहा जाता है। एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन याद रखना चाहिए। फादर ऑफ एनिमेशन इज जे स्टुअर्ट ब्लैकटन। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विच वन इज वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लेन? विच वन इज वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लेन यूज टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्ट्स परस्पेक्टिव। तो ये होता है परस्पेक्टिव पिक्चर प्लेन, इसको बोलते हैं परस्पेक्टिव पिक्चर प्लेन। परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन बेसिकली क्या होता है? परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन ये होता है जो हमारी आंख में होता है, कि मतलब कि दूर की चीज़ हमें छोटी दिखाई देती है, पास की चीज़ में बड़ी दिखाई देती है। मतलब कि इसमें होता क्या है? सेंटर पोजीशन एक ये हमारा पॉइंट होता है, यहाँ से रेज निकलती हैं और रेज से जितनी दूर होंगे देखो चीज़ें हमारी बड़ी दिखाई देंगी। ये हमारा प्लेन है, यहाँ पर प्लेन पर हमारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ होता है, ठीक है। तो जितनी ये दूर होगी, मतलब ये लाइन आपस में जो है कन्वर्ज हो जाती है एक जगह पर, इसी को क्या बोलते हैं? परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन बोलते हैं, परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। तो इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31। GIF स्टैंड फॉर आसान क्वेश्चन, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये एक GIF का फुल फॉर्म है। 32 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैपिंग ए वर्ड विंडो इन वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम टू व्यू पोर्ट आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन व्यूइंग बोलते हैं इसको। इसके कई ऑल्टरनेटिव नाम भी हैं, जैसे इसको विंडोइंग ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग भी इसको बोलते हैं। तो वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्क्रीन कोऑर्डिनेट में या व्यू पोर्ट में मैपिंग करने को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन व्यूइंग या विंडोइंग ट्रांसफॉर्मेशन या व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन या विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ए पोर्शन ऑफ ए डेटाबेस और ए पिक्चर इनसाइड और आउटसाइड ए स्पेसिफाइड रीजन इज कॉल्ड, इसको क्लिपिंग बोलते हैं,
ठीक है ना, इसको क्लिपिंग बोलते हैं। भाई पोर्शन आपको दिया गया है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका ये वाला पोर्शन आपको निकालना है, तो यहाँ पर हम क्लिप विंडो रखेंगे और इस पोर्शन को बाहर निकाल लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, क्लिपिंग, जिसको हम क्रॉपिंग करते हैं, जैसे हम फोटो खींचते हैं, अनवांटेड पोर्शन को हटाते हैं, उसको क्रॉपिंग बोलते हैं, वो क्लिपिंग का एक पार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 33 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसको क्लिपिंग बोलते हैं। 34 देखते हैं, द रेक्टेंगल पोर्शन ऑफ द इंटरफेस विंडो दैट डिफाइंस वेयर द इमेज विल एक्चुअली अपीयर आर कॉल्ड, इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं। हमारी पिक्चर एग्जैक्टली कहाँ पर ड्रॉ होती है, व्यू पोर्ट में। कहाँ पर ड्रॉ होती है, व्यू पोर्ट ड्रॉ होती है। 34 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ विंडो आर नोन एज, तो विंडो के कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, वर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्यू पोर्ट आर नोन एज, तो व्यू पोर्ट के कोऑर्डिनेट्स को स्क्रीन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। व्यू पोर्ट के कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, स्क्रीन कोऑर्डिनेट, बताया था अभी आपको। व्यू पोर्ट के कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, स्क्रीन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। 37 देखते हैं, द रीजन अगेंस्ट विच एन ऑब्जेक्ट इज क्लिप्ड इज कॉल्ड, जो जिस रीजन के अगेंस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिप किया जाता है उसको क्लिप विंडो बोलते हैं। ठीक है, क्लिप विंडो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल दे रखा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, आपको इसका एक कॉर्नर हटाना है, तो हम ये क्लिप विंडो रखेंगे। ये क्लिप विंडो के अंदर जो पोर्शन आएगा, ठीक है, वो डिलीट हो जाएगा, बाकी पोर्शन डिलीट हो जाएगा, क्लिप विंडो के अंदर वाला पोर्शन रह जाएगा। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लिप विंडो। 38 देखते हैं, कौन सी एल्गोरिथम, द एल्गोरिथम डिवाइड्स ए 2D स्पेस इंटू 9 रीजन्स ऑफ विच ओनली द मिडिल पार्ट व्यू पोर्ट इज विजिबल, तो इसको कौन सुदरलैंड बोलते हैं। कौन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम हमारे पूरे एरिया को, जैसे मान लीजिए क्लिप विंडो दे रखा है, ये क्लिप विंडो है, इस क्लिप विंडो को 9 रीजन में डिवाइड कर लेता है, इस तरह से करके एक्सटेंड कर लेते हैं इसको। ठीक है, 9 रीजन बन जाएंगे, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो कोहन सुदरलैंड एल्गोरिथम में 9 रीजन्स बनते हैं, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, सुदरलैंड हॉल्जमैन एल्गोरिथम वर्क्स वेल फॉर कन्वेक्स पॉलीगन, तो ये कन्वेक्स पॉलीगन के लिए काम करती है। कन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन ये क्या होते हैं, देखो कन्वेक्स पॉलीगन जो होते हैं सिंपल पॉलीगन होते हैं, जैसे ट्राइंगल होता है एक सिंगल पॉलीगन होता है, रेक्टेंगल एक सिंगल पोजीशन होता है, पेंटागन एक सिंगल पोजीशन होता है। ठीक है, सिंपल फिगर का मतलब क्या होता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। जैसे एक स्टार फिगर मैं आपको बना के दिखा दूँ, ये एक स्टार फिगर है, ये कॉम्प्लिकेटेड फिगर है। ठीक है, तो ये इनको बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन के लिए काम नहीं करती है एल्गोरिथम, कौन से पॉलीगन के लिए काम करती है, कन्वेक्स पॉलीगन के लिए काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 40 देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वीडियो कंप्रेशन, तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ वीडियो कंप्रेशन, वन इज लॉसी कंप्रेशन एंड अनदर इज लॉसलेस कंप्रेशन। 41 देखते हैं, विच इमेज फाइल्स आर लॉसी फॉर्मेट, तो इनमें से कौन सा इमेज फाइल जो है वो लॉसी है, तो ये जेपीजी होता है, इसको बोलते हैं जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, जीआईएफ जो है एक इमेज का फॉर्मेट है, एमपीजी एक वीडियो का फॉर्मेट है, पीएनजी एक इमेज का फॉर्मेट है। इन सब में जो सबसे ज़्यादा लॉसी कंप्रेशन होता है वो कौन सा होता है, जेपीजी। लॉसी कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है। जेपीजी की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, अभी बताया था, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 43 देखते हैं, विच कंप्रेशन प्रोवाइड सम लॉस ऑफ क्वालिटी, तो लॉस किस में होता है, लॉसी में होता है, ऑब्वियसली लॉसी में क्या होता है, लॉस होता है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, एक्ट्स एन एनोड इन सीआरटी, सीआरटी में एनोड की तरह कौन काम करता है, तो ये होता है फास्फोरस कोटिंग। फास्फोरस कोटिंग जो हमारा सीआरटी होता है, सीआरटी कैसे बना होता है, सीआरटी इस तरह से बना होता है। ठीक है, आपने शेप देखी भी होगी, इस तरह से हमारा सीआरटी बना होता है। यहाँ पर फास्फोर की कोटिंग होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है, यहाँ पर आके कांटेक्ट करती है, और जब यहाँ पे कांटेक्ट करती है इल्यूमिनेशन जनरेट होता है। इसी का काम, यही काम होता है कि इसका फास्फोर का। तो यहाँ पर जो एक्ट्स एनोड की तरह कौन काम करता है, ये फास्फोरस कोटिंग काम करती है। 44 का ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 45 देखते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 2 एंड 3 4 इज, तो इसका स्लोप हो जाएगा 1। कैसे हो जाएगा, देखो ये 1 2 है, ये क्या है x1, ये y1, और ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो देखो y2 कितना है 4, y1 कितना है 2, इसी तरह से x2 कितना है 3 और x1 कितना है 1। तो देखो 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 2, 2 अपॉन 2 आ गया, 2 अपॉन 2 क्या होता है 1। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1। ध्यान रखना है, फॉर्मूले से सॉल्व कर लेना है इसको। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, विच डिवाइस इज यूज टू ग्रेस्प ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट को ग्रेस्प करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है, इनपुट डिवाइस, डेटा ग्लव यूज होता है, डेटा ग्लव।
फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉट्स दैट कैन बी डिस्प्लेड विदाउट ओवरलैप, इसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। ये अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, स्क्रीन रेजोल्यूशन उसको बोलते हैं। 48 देखते हैं। व्हेन प्रोजेक्शन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द व्यू प्लेन देन सच टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक। ठीक है, देखो ये हमारा ये प्लेन है, इसमें ये लाइंस आ रही हैं। जब ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगी, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री एंगल पर। ये वाला एंगल कितने का है 90 डिग्री का। जब ये लाइंस प्लेन पर 90 डिग्री पर कांटेक्ट करती है तो इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक। ठीक है, अगर ये लाइन किसी एंगल पर आती है, इस तरह से तिरछी लाइन आती है, तो हम इसको ऑब्लिक बोलते हैं। तो लेकिन ये परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ऑर्थोग्राफिक है। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 39 देखते हैं। द व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज फॉर्म्ड बाई, तो व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्टेप्स हैं कौन कौन से हैं, पहले ट्रांसलेशन करते हैं, फिर स्केलिंग करते हैं, फिर रोटेशन करते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम 3 स्टेप का प्रोसेस अप्लाई करते हैं, पहला ट्रांसलेशन, फिर स्केलिंग, फिर रोटेशन। 50 देखते हैं। मिनिमम मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर फ्रेम बफर व्हेन रिजोल्यूशन इज 800 बाई 600 एंड बिट्स पर पिक्सल इज 8, मतलब कि एक पिक्सल को यूज़ करने के लिए 8 बिट यूज़ हो रही है। तो इसमें फ्रेम बफर का साइज़ बताना है हमें। तो देखो फ्रेम बफर का साइज़ क्या होता है, जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ बिट से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो टोटल हमारे पास पिक्सल कितने हो जाएंगे, टोटल पिक्सल है हमारे पास 800 और इंटू 600, जब दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 480000। तो इतने नंबर ऑफ पिक्सल्स हमारे पास आ गए टोटल। अब देखो एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट यूज़ हो रही है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आ जाएगा बिट्स में, इतनी बिट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपको आंसर किस में देखना, केबी में या एमबी में। तो हम इसको पहले डिवाइड करेंगे, बिट्स को बाइट में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 8 कर लेंगे तो ये बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 से 8 चला जाएगा, तो 480000 हमारे पास इतना क्या आ जाएगा, बाइट आ जाएगा। अब इसको फिर हम, अब देखो 4800 क्या आ गया, 480000 ये है बाइट है। बाइट को आपको कन्वर्ट करना किलो बाइट में, तो इसे आप 1024 से डिवाइड करोगे, 1024 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आ जाएगा, आप चेक कर लेना, 468 आ जाएगा। तो 468 केबी हो जाएगा, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूला ध्यान रखना है। हाउ मेनी मैट्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ पॉइंट एक्स वाई, तो 3 स्टेप की जरूरत पड़ती है। कैसे, देखो ये हमारा पास प्लेन है, ये हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो सेंटर ऑफ रोटेशन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ओरिजिन पे शिफ्ट करते हैं, तो पहला स्टेप, फिर हम रोटेट करते हैं दूसरा स्टेप, और फिर हम इसको वापस इसकी पोजीशन पे लेके जाते हैं तीसरा स्टेप। तो 3 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पर। 52 देखते हैं। इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज जेड एक्सेस देन डायरेक्शन ऑफ पोजिशन ऑफ पॉजिटिव रोटेशन इज, तो ऑब्वियसली जेड टू एक्स होगा, जेड टू एक्स, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जेड दे रखी है तो एक्स की तरफ भागता है, तो जेड से लेकर एक्स की तरफ चलेगा, जेड टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स के कंपोनेंट कौन कौन से, सभी होंगे, मॉनिटर भी होता है, मेमोरी बफर भी होता है, डिस्प्ले कंट्रोल भी होता है, सब हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबाउट, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड, ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ए, देखो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो मैंने बताया था पोजीशन जब चेंज होती है तो क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। जब साइज चेंज होता है तो स्केलिंग होता है, जब रोटेशन होता है, एंगल चेंज होता है तो रोटेशन होता है। तो पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या होगा, ट्रांसलेशन, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 जीआईएफ कौन से कलर को सपोर्ट करता है, तो ये 256 कलर्स को सपोर्ट करता है। तो 256 कलर कैसे बनते हैं, 2 की पावर 8 से बनते हैं, मतलब कि एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट की जरूरत पड़ती है। तो 2 की पावर 8 जब करोगे तो 256 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जीआईएफ में कौन से कलर सपोर्ट होते हैं, 256। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ड्रैगिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स कैन बी अचीव्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो ड्रैगिंग मैंने बताया, ड्रैगिंग भी ट्रांसलेशन होता है। ड्रैगिंग का मतलब क्या था, पोजीशन को चेंज करना। मान लीजिए ट्राइंगल है, इसको उठा के आपको यहां रखना है, तो कैसे करेंगे, आप इसे यहाँ ड्रैग करोगे, इसे उठा के यहाँ ले जाओगे, तो इससे क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है। तो पोजीशन चेंज करने का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 57 देखते हैं। द मेमोरी एरिया विच होल्ड्स ए सेट इंटेंसिटी वैल्यूज फॉर ऑल ऑफ द स्क्रीन पॉइंट्स इज, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया फ्रेम बफर। बताया था ना अभी, फ्रेम बफर क्या होता है, आपके स्क्रीन का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है। आपके स्क्रीन पर जितने पिक्सल्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी वैल्यूज, उनकी कलर वैल्यूज, उनके एड्रेस सब फ्रेम बफर में स्टोर होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 58 देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मेमोरी इन फ्रेम बफर इज कॉल्ड, अमाउंट ऑफ मेमोरी इन फ्रेम बफर इज कॉल्ड, इसको बिट प्लेन बोलते हैं। अमाउंट ऑफ मेमोरी इन फ्रेम बफर इज कॉल्ड बिट प्लेन बोलते हैं इसको। 59 देखते हैं।
व्हेन प्रोजेक्शन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द व्यू प्लेन सच प्रोजेक्शन इज कॉल्ड, तो बताया था अभी, ये रिपीट करके क्वेश्चन है, ऑर्थोग्राफिक इसको बोलते हैं। जब परपेंडिकुलर होता है ऑर्थोग्राफिक, जब परपेंडिकुलर नहीं होता है तो ऑब्लिक। 60 देखते हैं, आफ्टर आर्बिट्रेरी 2D ट्रांसफॉर्मेशन ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। देखो जब मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, इसमें दो लाइन है, पैरेलल लाइन है, अगर हम इनकी पोजीशन को चेंज करके इधर ले आए तो ये लाइन दोनों अभी भी पैरेलल ही रहेंगी, तो रिमेन पैरेलल। तो जब आर्बिट्रेरी 2D ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, पैरेलल ही रहेंगी। 61, द टर्म दैट इज नॉट सिनोनिमस विद वेक्टर CRT, तो इसको बोलते हैं रास्टर। देखो दो तरह के CRT बेस्ड मॉनिटर होते हैं, एक होता है रास्टर और एक होता है वेक्टर। तो रास्टर को तो बोलते हैं रास्टर CRT, और वेक्टर के कई नाम हैं, जैसे वेक्टर का नाम दूसरा कैलीग्राफिक भी बोलते हैं, स्ट्रोक राइटिंग भी बोलते हैं, रैंडम स्कैन भी बोलते हैं। तो ये वेक्टर के ही चारों नाम हैं, ठीक है ना। बाकी दूसरा हमारा होता है रास्टर, तो रास्टर CRT का ही दूसरा नाम वेक्टर CRT नहीं है, बाकी सारे इसके नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, रास्टर मींस, तो इसको बोलते हैं भैया सीरीज ऑफ पैरेलल स्वीप्स, सीरीज ऑफ पैरेलल स्वीप्स, सीरीज ऑफ पैरेलल स्वीप्स, इसी को क्या बोलते हैं, रास्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, रेजोल्यूशन कैन बी डिफाइंड बाई, तो अभी बताया था ये तो नंबर ऑफ पिक्सल्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ पिक्सल्स पर यूनिट लेंथ इसी को क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं। 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड व्यूइंग द पिक्चर विद डिफरेंट व्यू इज कॉल्ड विंडोइंग। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड व्यूइंग द पिक्चर विद डिफरेंट व्यू, तो इसको बोलते हैं विंडोइंग। विंडोइंग को बोलते हैं व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं विंडो टू व्यूपोर्ट मैपिंग, तो ये पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट आर अप्लाइड इन 3D प्लेन्स आर, तो ये तीनों को तीनों होते हैं भाई, 3D प्लेन हो चाहे 2D प्लेन हो, जो तीन बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो यही है। पहला है ट्रांसलेशन जिसमें पोजीशन चेंज होती है, दूसरा स्केलिंग जिसमें साइज चेंज होता है, तीसरा रोटेशन जिसमें एंगल चेंज होता है। तो सारे के सारे हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 6 क्वेश्चन देते हैं, पैरेलल प्रोजेक्शन शोज दी, जो पैरेलल प्रोजेक्शन होता है उसमें ट्रू इमेज मिलती है, ट्रू साइज मिलता है और ट्रू शेप मिलती है, क्योंकि पैरेलल प्रोजेक्शन बनता है, तो ऑल ऑफ द हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। CGA स्टैंड्स फॉर, CGA की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो एक ड्राइवर होता है, इसका मतलब होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स एरे, कंप्यूटर ग्राफिक्स एरे, CGA कंप्यूटर ग्राफिक्स एरे इसकी फुल फॉर्म है। ये एक ड्राइवर होता है जिसको हम ग्राफिक्स ड्राइवर बोलते हैं। 67, तो 67 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।